हेलो डियर, जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं उनके बीच में आज हम लेकर आए हैं फ्रायड का मन संरचना मॉडल। जी हाँ साथियों, फ्रायड का स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ माइंड पूछेगा आप सभी से तो जो है आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। बहुत ही शानदार है, मात्र 3 पार्टों में बांटा गया है और इस तीनों को जो है याद करना बहुत ही आसान है। या इसी क्वेश्चन को अलग तरीक़ा से पूछ लेगा कि बताइए भाई, आप जो है क्वेश्चन बताइए कि उपाहम क्या होता है, अहम क्या होता है, प्राहम क्या होता है। मीन्स इदम क्या होता है जिसको आईडी बोलते हैं, ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है। इन पर्सनालिटी मतलब किसी व्यक्तित्व में जो है उपाहम, अहम और प्राहम को वर्णित करने के लिए अगर पूछेगा तो जो है आपसे एक क्वेश्चन मन संरचना पूछ रहा है फ्रायड का। इस क्वेश्चन का दूसरा और विशेषता है कि यह क्वेश्चन जो है मान गए आपसे अगर ये कंप्लीट इस प्रकार से नहीं पूछेगा कि किसी व्यक्तित्व में उपाहम, अहम और प्राहम का वर्णित करे या फ्रायड का मन संरचना, तो ये क्वेश्चन अलग तरीक़ा से कैसे पूछेगा। तो 5 नंबर में पूछेगा, कहेगा कि ईगो के बारे में बताइए या सुपर ईगो के बारे में बताइए या आईडी यानी ईदम के बारे में बताइए। तो कोई एक भी पूछ लेगा 5 नंबर में शॉर्ट में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, समझ गए। चलिए, यानी जो फ्रायड का मन संरचना मॉडल है वो आईडी, ईदम, ईगो और सुपर ईगो पर ही क्या है आधारित है। चलिए देखते हैं आंसर। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इसके जानते हैं कि ये मन संरचना होता है क्या है। तो फ्रायड का मन संरचना मॉडल, फ्रायड्स स्ट्रक्चर माइंड मॉडल ऑफ माइंड, मतलब फ्रायड का मन संरचना मॉडल जो है सिगमंड फ्रायड ने सन 1923 में मन के संरचनात्मक मॉडल को परिभाषित किया। देखिए, आप सभी सब्जेक्ट में पूछ देगा कि सिगमंड फ्रायड ने मन संरचना मॉडल कब दिया, कब परिभाषित किया, तो 1923 में। समझ गए। चलिए, हो गया जो हमारे मानसिक जीवन को वर्णित करते हैं, जो हमारे क्या करते हैं मानसिक जीवन को, मेंटली लाइफ को क्या करता है वर्णित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण 3 उपतंत्रों सब सिस्टम द्वारा होता है। अब ये इन्होंने जो 1923 में जो इन्होंने परिभाषा दिया मन संरचनात्मक मॉडल का, उसके बाद इन्होंने कहा कि जो हमारे मानसिक जीवन को क्या करता है वर्णित करता है। इन्होंने जो मन संरचना मॉडल दिया तो इन्होंने कहा कि ये हमारे मानसिक जीवन के वर्णित करता है। ठीक है, साथ में इन्होंने भी बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार जो है व्यक्तित्व का निर्माण 3 उपतंत्रों, 3 सब सिस्टम से हुआ है। और वही 3 कौन है, एक है आपका उपाहम यानी ईदम जिसको आईडी बोलते हैं, एक होता है ईगो मतलब अहम, और एक होता है सुपर ईगो मतलब पराहम। समझ गए। ये 3 याद रखना है, ये 3 सब सेंटर है जिसके द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है इस सिद्धांत के थ्रू। और यही जो है आपका व्यक्तित्व में मन संरचना का मॉडल है। समझ गए। चलिए देखते हैं तीनों को अलग अलग। 3 तो ये याद हो गया, ईदम यानी उपाहम, अहम ईगो और पराहम मतलब सुपर ईगो। समझ गए। चलिए, अब हम एक एक करके पहले उपाहम के बारे में, ईदम के बारे में देखेंगे, फिर जो है ईगो के बारे में देखेंगे, फिर सुपर ईगो के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मैं आपको एक इसका बेसिक चीज़ें 1-2 लाइन का बता देता हूँ। देखिए, ईदम वो होता है जो सिर्फ चेष्टा करता है, सिर्फ जो है सुख के अनुभूति के लिए, सुख के लिए लालसा जिज्ञासा रखता है कि हमें सुखी हो, हमें सुख मिले। और इसमें जो होता है व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति का, ये सिर्फ और सिर्फ सुख के प्राप्ति के लिए ही जो है क्या होता है तत्पर रहता है, हमेशा सोचता है कि हमें सुख ही सुख मिले। और ये जो है जन्मजात होता है व्यक्ति में। ये कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो शुरू से ही क्या सोचता है कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, सुख मिल जाए, हम बैठ के भोजन करें, नौकरी मिल जाए, बहुत चीज़ें सुख का अनुभूति करते रहता है। ठीक है, तो ये होता है आपका उपाहम, अहम। अब देखिए, उपाहम और पराहम मतलब ईदम और सुपर ईगो के बीच का कड़ी जो होता है वो ईगो होता है। ईगो क्या करता है, ईगो में व्यक्तित्व के जो नैतिक क्रिया है उसका जो है यहाँ पे क्रिएट होता है। क्रिएट मीन्स व्यक्ति में जो ईगो होता है, अहम जो होता है, अहम के अंदर ही व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो जो होता है संरचना होता है। और ईदम में चेष्टा करता है सुख के लिए। उसके बाद जो पराहम होता है, पराहम क्या करता है कि जो ईगो में निर्माण हुआ है चीज़ें उसको बनाए रखता है। सुपर ईगो क्या करता है, गलत चीज़ों से दूर भगाता है, व्यक्ति में गलत आचरण से क्या होता है परे होता है। जो इसके अंदर सुपर ईगो वाला जो व्यक्ति होता है वो जो है गलत चीज़ों से दूर रहता है। तो ये जो है आपका ईगो सुपर ईगो होता है। तीनों के बारे में एक एक लाइन समझ गए। अब चलिए इसके हम जो है मेन थीम क्या है, लिखना क्या है, इसको देखते हैं। ठीक है, पहला है उपाहम यानी ईदम। देखिए, तो ईदम के बारे में देखिए कि ईदम है क्या। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने बताया, जैसे उपाहम देख रहे हैं, ईदम आईडी। ईदम एक लैटिन शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है यह, मतलब ईट होता है। देखिए,
सबसे पहले तो आपको पॉइंट में लिखना पड़ेगा कि उपाहम जो है, ईदम जो है, ईदम का लैटिन भाषा में ईद आईडी लिखा गया है। आईडी एक लैटिन भाषा है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि यह, और इंग्लिश में इट। तो जो है समझ गए कि आईडी एक लैटिन भाषा है जिसका अर्थ है यह, और इंग्लिश में इट लिखा जाता है। समझ गए। चलिए, ये सब अभी उपाहम वाला देख रहे हैं, ठीक है। आईडी मनुष्य की नैसर्गिक क्रिया, सहजवृत्ति और व्यक्तित्व की संरचना को प्रकट करता है। ये जो क्या करता है, ये शो करता है, दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर कैसा व्यक्तित्व है। इसमें जो व्यक्ति होता है अपनी चीज़ों को क्या करता है, जो भी उसके नैसर्गिक और जो भी सहजवृत्ति और जो भी व्यक्तित्व का उसके अंदर संरचना है वो दिखता है, प्रकट होता है सामने। यही होता है आपका ईदम। समझ रहे हैं ना। तो लिखिएगा कि ईदम मनुष्य की नैसर्गिक सहजवृत्ति व्यक्तित्व की संरचना को प्रकट करता है। मतलब ये दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर कैसा जो है सहजवृत्ति नैसर्गिक है, कैसा व्यक्तित्व है, तो इसको जो है प्रकट करता है। समझ गए। चलिए, नेक्स्ट है, देखिए आईडी, ईद किसी व्यक्ति में जन्म से मौजूद अभिन्न हिस्सा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ईदम जो होता है जन्मजात होता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि ईदम जो है कि डॉट डॉट है, तो ईदम जन्मजात होता है किसी भी व्यक्ति में, और यह जो है यह एक अभिन्न अंग होता है जो विशेष रूप से हमारी यौन इच्छाओं, आवेगों, आक्रामकताओं और शरीर की आवश्यकताओं का स्रोत है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ईदम में ज़्यादातर जो चीज़ें होता है ये चेष्टा करता है हमारा शरीर कि हमें जो है सिर्फ और सिर्फ सुख का प्राप्ति हो। जैसे यौन इच्छा, यौन इच्छा में लोग क्या करता है कि अपने सुख की प्राप्ति के लिए, अपने मन की इच्छा को पूर्ति करने के लिए यौन क्रिया ज़्यादातर लोग करता है। तो ये जो है हमारे मन के लालसा होता है, यह हमारे मन का जिज्ञासा होता है कि लोग ये यौन इच्छा के लिए जो है तत्पर रहता है। वरना अगर सिर्फ अगर प्रजनन करने के हिसाब से अगर ये चीज़ किया जाता तो बस 1 से 2 बार काफ़ी था, है ना। लेकिन जो है लोग इसको बार बार क्यों करना चाहता है, क्योंकि इसमें उसको सुख का अनुभूति प्राप्त होता है। और ईदम जो है यह हमेशा सुख का ही चेष्टा करते रहता है, ठीक है। आवेगो मतलब इमोशन, उसके बाद हो गया आक्रामकताओं और शारीरिक आवश्यकताओं का स्रोत है। ये क्या है, ईदम सुख के साथ साथ ये शारीरिक आवश्यकता, मतलब हमें क्या चाहिए इसका हमेशा जो है चेष्टा करते रहता है, हमेशा अपनी आवश्यकताओं के ढूंढते रहता है, और यही जो है ईदम होता है। समझ गए। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि ईद उपाहम, उपाहम का वास्तविक से कोई संबंध नहीं होता। देखिए उपाहम जो होता है जीवन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं होता है। ये वास्तविक रियलिटी से कोई संबंध नहीं रखता है। ये सिर्फ चेष्टा करता है शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, अपने अंदर लालसा जगता है किसी व्यक्ति में, तो वो जो है ईदम होता है। यह जन्मजात होता है, यह सुख के लिए ज़्यादातर चेष्टा करता है, यह व्यक्ति में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके अंदर जिज्ञासा को जगता है। तो ये सब ईदम होता है, इसके वास्तविक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए, यह अचेतन अनकॉन्शियस स्तर पर काम करता है। यह जो है अनकॉन्शियस स्तर का मतलब होता है कि व्यक्ति के अंदर जब बेहोशी हालत में रहता है तो जैसे काम करता है बिना सोचे समझे, उसका दिमाग नहीं चलता है, उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ भी हो जाए यह जन्मजात होता है। व्यक्ति अपने चेष्टाओं को, व्यक्ति अपने आवश्यकताओं को, अपने सुखों को कभी नहीं भूलता है, चाहे उसके अंदर कुछ भी हो जाए। मीन्स इसमें व्यक्ति एक प्रकार से इसके अंदर शिफ्ट हो जाता है अनकॉन्शियस की तरह, मतलब अचेतन स्तर की तरह। तो ये जो है क्या है, आपका ईदम है। समझ गए। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिएगा कि यह अचेतन की तरह काम करता है, इसको वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, यह जन्मजात होता है। यह व्यक्ति सुख और शारीरिक आवश्यकताओं, नैसर्गिक क्रियाओं को जो है आवश्यकताओं के लिए जो है हमेशा तत्पर रहता है। तो ये सब लिखना पड़ेगा ईदम में। समझ गए। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सहजवृत्ति। जो सहजवृत्ति इंस्टिंक्ट प्राथमिकता पर जोर देता है, जो क्या करता है व्यक्ति को सहजवृत्ति के जो प्राथमिकता होता है उस पर जोर देता है, ठीक है। ईदम को खुशी का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर के रूप में भी जाना जाता है। मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि यह खुशी के लिए चेष्टा करता है, इसलिए जो है ईदम को खुशी के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर के रूप में जाना जाता है। आप सभी सब्जेक्टिव में ये पूछ देगा कि ईदम को डैश के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, तो किसके, प्लेजर यानी खुशी के रूप में जाना जाता है ईदम को। समझ गए। चलिए मैं बता दूं, अगर जो लोग को ये भारी लगता हो तो एक बार जाके rmnursing.blogspot.com पर जरूर पढ़िए। rmnursing.blogspot.com गूगल में इतना लिखने के बाद सर्च करेंगे तो नर्सिंग ज्ञान आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है पेज खुल जाएगा। वहाँ पे आप जो है ढूंढ लीजिएगा, फर्स्ट ईयर में बिहेवियर साइंस में आपको मिल जाएगा, ठीक है, या रिसेंट पोस्ट में मिल जाएगा। तो ये चीज़ें है, यह हमारे मन में दर्द या दुख जैसी स्थिति से बचने की मांग करता है। अब चूँकि यह क्या करता है, सुख का जो है प्रेरित करता है, सुख का मांगता है,
है। तो जब भी सुख मांगेगा तो मतलब दर्द और दर्द और जो दुख की स्थिति है उसको भूलने का कार्य करेगा ये, ठीक है। चलिए, ईदम को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। अब चूँकि इससे वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, यह जो है जन्मजात होता है, इसलिए इसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान भी नहीं होता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमेशा ये जो है अपने मन के खुशी के लिए कल्पना जिज्ञासा जगते रहता है। समझ गए। चलिए, ये हो गया आपका यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, यह किसी भी इच्छा की तुरंत संतुष्टि पर जोर देता है। जैसे यह जो है किसी भी इच्छा के संतुष्टि पर तुरंत जोर देता है, मतलब हमें अभी ही चाहिए ये चीज़, अभी के अभी ही चाहिए, तो वही जो होता है ईदम होता है, आईडी होता है। जैसे बच्चा कोई खिलौना मांगता है माँ से, तो उसे अभी के अभी ही चाहिए, लेकिन माँ उसे कह रहा है कि बच्चा अभी नहीं है, हम बाद में ला देंगे, बट बच्चा जिद पकड़ा हुआ है, उसे मन का खुशी इसी में है कि अभी मुझे खिलौना मिल जाए। तो ये जो है आपका ईदम यही होता है, यह जोर देता है मन के संतुष्टि पर। समझ गए। चलिए, ईदम हमारे व्यक्तित्व का दुर्गम हिस्सा है और इसमें उसे अधिकांश नकारात्मक चरित्र के रूप में वर्णित है, जिससे यह सहज ज्ञान तक पहुंचने और जीवन में ऊर्जा भरने का कार्य करता है। देखिए, ईदम जो होता है हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें अधिकांश जो नकारात्मक चरित्र के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें जो होता है अधिकांश जो चीज़ें हैं नकारात्मक चरित्र के रूप में वर्णित किया गया है, जिससे यह सहज ज्ञान तक पहुंचने और जीवन में ऊर्जा भरने का कार्य करता है। क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा अच्छी चीज़ों को नकारात्मक रूप में दिखाया गया है। अब होता यह है कि बहुत सारे चीज़ों से नकारात्मक चीज़ें अगर आप देखेंगे तो उससे भी लोग कुछ सीखता है, तो ठीक वही काम करता है कि नकारात्मक चरित्र इसमें वर्णित है, जिसके कारण व्यक्तियों में ज्ञान और अपने जीवन के ऊर्जा भरने का कार्य करता है ईदम। समझ गए। तो ये हो गया आपका ईदम, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग आ गए, ईदम समझ गए। ईदम को एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ईगो। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ईदम चेष्टा करता है सुख के लिए, यह जन्मजात होता है। ये जो है वास्तविकता से उसको कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ वो चाहता है कि हमें शारीरिक आवश्यकता का पूर्ति हो जाए, हमें खुशी मिले, और उसी सब चीज़ों के लिए जो है ईदम तत्पर रहता है आईडी, ठीक है। बट ये जो अहम है, अहम का क्या मतलब है चलिए देखते हैं। अहम जो है प्राहम और ईदम के बीच का कड़ी होता है। समझ गए। देखिए, ईगो, द टी मतलब सेल्फ, मैं, अहम। अहम का मतलब होता है कि सेल्फ खुद को और मैं, ठीक है। चलिए, वास्तविकता के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। सबसे पहले आप लोग देखे हैं कि ईदम में वह वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है, बट ये जो है ईगो है वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गया कि यह वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ईगो क्या करता है। तो ईगो जो है यह वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये चीज़ को तो आप लोग समझ गए। चलिए, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ईगो जो है आगे क्या करता है। देखिए, ईगो का क्या काम है। फ्रायड से पहले ईगो स्वयं को जो है, ईगो शब्द को स्वयं की भावना के मतलब के लिए सिक्वर ऑफ सेल्फ संबोधित किया जाता था। देखिए, फ्रायड के जब तक मन संरचना जब तक नहीं आया था, तब तक जो ईगो था वह ईगो जो है खुद को सेल्फ के रूप में, सेल्फ के भावना, सिक्वर ऑफ सेल्फ मतलब मन अपने के खुद के क्या भावना है अपने अंदर, इस चीज़ के रूप में जो है इसे जाना जाता था। समझ गए, संबोधित किया जाता था। परंतु जो है इसके बाद इसे सहिष्णुता, टॉलरेंस, नियंत्रण, कंट्रोल, योजना, प्लानिंग, रक्षा, डिफेंस, सूचना का विश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, मेमोरी के रूप में और मानसिक कार्यों को करने वाला, नैतिकतापूर्ण निर्णय लेने वाला बताया गया। देखिए, सुपर ईगो और ईगो सिर्फ समझिए कि वह मन में एक भाव उत्पन्न होता है जो चेष्टा करता है, ठीक है। ईगो के ईदम क्या करता है कि ईदम करता है कि हमेशा मन को जो है सुख प्रदान करने के लिए, आवश्यकता पूरा करने के लिए मन में चीज़ें जागृत होते रहता है, ठीक है। सुपर ईगो क्या होता है। सुपर ईगो व्यक्तित्व को बनाए रखने में आगे मदद करता है, व्यक्ति के गंदे आचरण से दूर भगाता है सुपर ईगो। बट ईगो जो होता है यह कार्यों को करने के लिए, संचालन करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, किसी भी सूचना का हम लोग जो उस पर विश्लेषण करते हैं, उसका विश्लेषण, रक्षा, याद, मेमोरी, ये सब के चीज़ों के ऊपर जो है ये कार्य करता है ईगो। तो ईगो जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए इससे जो है सेल्फ के साथ यानी स्वयं के भावना के साथ जोड़ा गया, ताकि जो व्यक्ति है स्वयं का नियंत्रण कर सके, स्वयं का रक्षा कैसे करेगा, स्वयं का सूचना का विश्लेषण करेगा, उसके अंदर मेमोरी कैसे रहेगा, मतलब जो याद होगा, जो मेमोरी है, स्मृति है, वो कैसे स्टोर होगा, योजना कैसे बनाएगा, सहिष्णुता वो खुद के लिए कैसे होगा। तो इन सब चीज़ों के जो है ईगो व्यक्ति में प्रेरित करता है
कि आप जो है खुद पर कैसे कंट्रोल करेंगे, योजना कैसे बनाएंगे, डिफेंस रक्षा कैसे करेंगे, सूचनाओं का विश्लेषण कैसे करेंगे, अपना मेमोरी जो है यादाश्त जो है वो कैसे बनाए रखेंगे, जो चीज़ें याद है उसको कैसे हम लोग रिकॉल करेंगे। तो ये सब ईगो के अंतर्गत होता है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट है कि ईगो वास्तविक को अलग करता है। ईगो जो है वास्तविकता को अलग करता है। यह हमारी सोच और समझ को व्यवस्थित करता है और हमारे आसपास की दुनिया बनाने में हमारी मदद करता है। देखिए अभी हम लोग चल रहे थे किस पर, अभी हम लोग जो है चल रहे थे कि यह वास्तविकता से परे होता है ईदम बला में, बट ईगो वास्तविकता के आधार पर होता है। इसमें व्यक्ति खुद के जो है सोच से समझ से व्यवस्थित होता है। ईगो में खुद व्यक्ति अपने दिमाग का काम करता है, यह कॉन्शियस अवस्था का होता है, जबकि ईदम जो था अनकॉन्शियस अवस्था में था, समझ गए ना। और व्यक्ति जब ईगो में होता है तो वह अपने चीज़ों को व्यवस्थित खुद करता है, वह अपनी थिंकिंग के अनुसार और अपने आसपास की चीज़ों को बेटर करने के लिए जो है कोशिश करता है। तो ये होता है आपका ईगो, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि इससे उपाहम आईडी से ऊर्जा प्राप्त होती है। अब चूँकि जो आपका ईदम है, ईदम क्या करता है कि ऊर्जा के लिए प्रेरित करता है। क्यों प्रेरित करता है? क्योंकि जो आपका ईदम है वो कहता है कि भाई हमें जो है सुख चाहिए, हमें जो है आवश्यकता चाहिए, शरीर के पूर्ति के लिए आवश्यकता चाहिए चीज़ों का, हमें सुखी चाहिए, हमें जो है कोई लेना देना नहीं है, वास्तविकता से हम अपना ऐश मौज करेंगे। तो ठीक वो जो ईदम है ये क्या करता है, ईगो को ऊर्जा देता है। ऊर्जा कैसे देता है कि जब हम कोई चीज़ सोचेंगे, पॉजिटिव चीज़ें हम सोचेंगे कि हमें सुख चाहिए, तो उस सुख से भी क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलेगा, तो हम चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया कि ईदम से ऊर्जा मिलता है अहम को। ईगो उपाहम पर नियंत्रण की देखिए ईगो जो है, ठीक है, उपाहम पर नियंत्रण की तरह कार्य करता है। ईगो जो क्या करता है, उपाहम जो ईदम है उस पर कार्य करता है कंट्रोलर के तरह, समझ गए। ईगो अगर आपके अंदर नहीं है तो समझिए खुद का जो अगर आपके अंदर अगर फिजिकल अगर सेक्सुअल डिजायर जगता है कि हमें खुशी चाहिए, हमें सेक्सुअल चाहिए, तो ये जो है क्या करता है, अगर ईगो काम नहीं करेगा, आपके अंदर नियंत्रण का कार्य नहीं करेगा, तो क्या होगा, आप अपने खुशी के लिए गलत भी काम कर लेंगे। तो इस अनुसार जो है वो क्या हो जाएगा, समाज के लिए और सारे चीज़ों के लिए गलत हो जाएगा। तो ईगो जो है आपके उपाहम पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। खुशी के लिए जो है आपका ईदम चाहेगा कि हम ड्रिंकिंग करें, हम जो है किसी के साथ जो है फिजिकल हो, मतलब तरह तरह के मन में भावना आता रहता है ये वाला ईदम में, तो ईगो उस पर कंट्रोल करता है, समझ गए। चलिए इसे द्वितीयक चिंतन प्रक्रिया, सेकेंडरी थिंकिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। अब चूंकि आपका जो ईगो होता है इसको सेकेंडरी थिंकिंग प्रोसेस मतलब द्वितीयक चिंतन प्रक्रिया भी कहते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि इसे अधिकांश कार्य चेतन अवस्था में व कुछ कार्य अचेतन अवस्था में संपन्न होते हैं। जो ईगो होता है इसमें कुछ का अधिकांश मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कार्य जो है कॉन्शियस अवस्था में होता है और कुछ ही कार्य होता है जो कि अचेतन अवस्था में होता है, समझ गए। तो ये सब याद रखिएगा। इसे सीट ऑफ कॉन्शियस भी कहा जाता है। इसे जो है सीट ऑफ कॉन्शियस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सीट ऑफ कॉन्शियस किसे बोलते हैं, ईगो को। पॉइंट बाय पॉइंट में हम इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको याद हो, ठीक है। अगर नहीं याद होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यह ईदम व पराहम के मध्य संतुलन का कार्य करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यह ईदम जो पहले देखे हैं और जो बाद में देखेंगे पराहम, उसके बीच में ईगो जो है क्या करता है, बैलेंस का कार्य करता है, बैलेंस बनाता है, समझ गए। चलिए ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिएगा ईगो में है कि ईगो अहम, ईदम और पराहम के बीच मध्यस्थता का काम करता है। देखिए यह संतुलन भी बनाता है ईदम और सुपर ईगो के बीच में, साथ में ये क्या करता है, मध्यस्थता का भी काम करता है, मीडिएटर का, समझ गए। ईगो अहम में बचाव डिफेंस की मुद्रा, बचाव की मुद्रा, डिफेंस अवधारणात्मक मतलब परसेप्शनल, बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअल, संज्ञात्मक मतलब कॉन्जेंटिव और कार्यकारी मतलब फंक्शनल कार्य भी शामिल है। देखिए ईगो में जो है बचाव की मुद्रा, अवधारणा, बौद्धिक, संज्ञात्मक और कार्यकारी कार्य भी शामिल होता है ईगो में। तो ये सब लिखिएगा कि ईगो में जो है परसेप्शनल, इंटेलेक्चुअल, फंक्शनल, डिफेंस, ये सब जो है शामिल होता है इस कार्य में, ईगो में, समझ गए। चलिए चूँकि हम लोग ऊपर पहले ही देख चुके हैं कि ईगो में रक्षा से लेकर से सभी चीज़ों का जो है वहाँ पे देख रेख होता है ईगो में, ठीक है। ईगो समाप्त होता है आपका। अब आता है पराहम मतलब सुपर ईगो। सुपर ईगो के बारे में देखते हैं। सुपर ईगो क्या होता है, तो हम आपको पहले ही बताए थे कि सुपर ईगो जो है यह एक क्या होता है, व्यक्ति के अंदर खुद के चीज़ों को कैसे बनाए रखा जाए, कैसे सीधा समझिए कि पराहम उस व्यक्ति में होगा जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर होगा, उसको गलत चीज़ से कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो समाज में ऐसे कार्य करेगा जो एक आदर्शवादी होगा, एक नैतिक पूर्ण होगा, वह जो है
किसी को मार्गदर्शन कर सकता है। तो ये पराहम जो है किसी भी व्यक्ति को बहुत ही ज़बरदस्त जो है पर्सनालिटी व्यक्तित्व बनाता है। कैसे, देखिए, सुपर ईगो मुख्य रूप से मनुष्य को उसके माता पिता द्वारा सिखाया गया संस्कृति नियम है। अब चूँकि देखिए आजकल बच्चे उदंड क्यों हो रहे हैं? उदंड इसलिए हो रहे हैं कि जो है उसे माता पिता नहीं उतना उसे संस्कृति कल्चर के बारे में सिखाया और नहीं उससे जो है उतना नॉलेज मिल पाया, जिसके कारण वो अपने इस सभ्यता को संस्कृति को भूलते जा रहा है और वेस्टर्न कल्चर को जो है अपनाते जा रहा है, जिसमें तरह तरह के जो है चीज़ें को देखने को मिलता है। तो सुपर ईगो में जो माता पिता से बच्चे सीखता है उसी को जो है जैसे संस्कृति को यहाँ पे जो है ये सब नियम होता है। जैसे सुपर ईगो पराहम जो है मुख्य रूप से मनुष्य को उसके माता पिता द्वारा सिखाया गया सांस्कृतिक नियम है। मतलब माता पिता बच्चे को क्या सिखाते हैं कि बड़े को आदर करना है, बड़े अगर सामने आ जाए तो उनका अभिवादन कैसे करना है, रिस्पेक्ट कैसे करना है। तो इन सब चीज़ों को जो है माता पिता बच्चे को बताता है कि समाज में ये नहीं करना है, ये करना है, ये गलत है, ये सही है। तो माता पिता द्वारा सिखाया गया एक सांस्कृतिक नियम होता है जो इंटरनलाइजेशन प्रभाव व्यक्त करता है। जो व्यक्ति के अंदर आंतरिक जो उसका मतलब आदर्शवादी एक जो प्रभाव होना चाहिए वो प्रभाव यहाँ से मिलता है, जो कि मनुष्य को मार्गदर्शन और प्रभाव लागू करने में मदद करता है, जो कि व्यक्ति को एक अच्छे व्यक्तित्व और एक अच्छे मार्गदर्शन मिलता है और इससे जो है बहुत मदद मिलता है पराहम सुपर ईगो से। तो सुपर ईगो समझ गए कि व्यक्ति के अंदर जो है इंटरनलाइजेशन प्रभाव व्यक्त करता है। कौन? सुपर ईगो, जो कि मनुष्य को मार्गदर्शन और प्रभाव में मदद करता है और साथ ही यह माता पिता द्वारा सिखाया गया सांस्कृतिक नियम होता है। समझ गए पराहम। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही शानदार है कि इसे हायर सेल्फ भी कहा जाता है। इसे जो है बहुत ही ऊंचा स्वयं कहा जाता है, हायर सेल्फ भी कहा जाता है। सुपर ईगो व्यक्ति को अपनी नैतिक कर्तव्यों से अवगत कराता है। सुपर ईगो क्या करता है कि नैतिक कर्तव्य मतलब जो हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सुपर ईगो ही बताता है। गलत कामों से भगाता है, गलत काम इसमें नहीं किया जाता है। मतलब जिसके अंदर सुपर ईगो बहुत ज़्यादा होगा वो गलत कामों से भागेगा, अपने जिम्मेदारियों को समझेगा, उसके अंदर क्या नैतिक कर्तव्य है उसको जो है बहुत ज़्यादा अवगत रहता है उससे और उस चीज़ को करने के लिए तत्पर रहता है। तो सुपर ईगो ये है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए यह व्यक्ति के आदर्शों, आध्यात्मिक लक्ष्यों, विवेक का संगठित हिस्सा है जो किसी व्यक्तिगत आलोचनाओं को प्रतिबंध कर स्वयं की इच्छाओं को कल्पनाओं भावनाओं के अनुरूप कार्य करती है। अब ये जिसके अंदर सुपर ईगो रहता है वो किसी दूसरे के बातों पर ध्यान नहीं देता है, वो अपने आदर्श अपने लक्ष्य के ऊपर काम करता है। उसका विवेक जो होता है वह एक जगह पे फोकस होता है। उसका जो भी बौद्धिक इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक क्षमता है वह जो है बहुत ही सटीक होता है और इस प्रकार के व्यक्ति में अगर कोई आलोचना भी करता है तो उसको दूर भगाकर अपने इच्छा के अनुसार, अपने इमेजिनेशन कल्पनाओं के अनुसार, इमोशन के अनुसार वो कार्य करता है। इसमें दूसरे जिसके अंदर अगर सुपर ईगो होता है वो दूसरा क्या कह रहा है नहीं कह रहा है उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता है। वो अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार काम करता है, क्योंकि सुपर ईगो वाले व्यक्ति का जो विवेक होता है, जो बुद्धि होता है वो काफ़ी ज़्यादा संगठित होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए सुपर ईगो अचेतन स्तर पर कार्य करता है। अचेतन स्तर पर कार्य करने का मतलब है कि अनकॉन्शियस क्षेत्र पर कार्य करता है। इसलिए कार्य करता है कि यह जो सुपर ईगो होता है ये आप जो है इसको क्रिएट आप खुद से बना नहीं सकते। ये किसी व्यक्ति में धीरे धीरे उसके विकास से, माता पिता के द्वारा सिखाए गए चीज़ों से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है अचेतन स्तर पर काम करता है। ये चीज़ों को समझ लीजिए। अचेतन स्तर पर जो है ये ईदम भी काम किया और ये भी काम कर रहा है। ठीक है, देखिए पराहम समय साथ साथ व्यक्ति में विकसित होता है। पराहम समय के साथ व्यक्ति में विकसित होता है। मैंने पहले बताया कि यह माता पिता में सिखाए गए चीज़ों के द्वारा बदलता है, व्यक्ति सीखता है। तो ही है इस समय के साथ सीखता है और विकसित होता है। इसमें यह आदर्शवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। जो भी व्यक्ति से मतलब सुपर ईगो में होगा वो बिल्कुल आदर्शवादी होगा, वह आदर्शवादी आइडियलिज्म होगा, वह आदर्शवादी सिद्धांतों पर हमेशा कार्य करता है। उसके अंदर आदर्श ज़बरदस्त होता है, वो गलत चीज़ों को नहीं करता है। ठीक है, सुपर ईगो वाले। अब यहाँ पे देखिए और पॉइंटें हैं। यह अहम को आदेश प्रदान कर दमन द्वारा अवांछित इच्छाओं पर नियंत्रित करता है। ये सुपर ईगो क्या करता है? गलत चीज़ों, अवांछित इच्छाओं मतलब जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो इच्छा उत्पन्न हो रहा है तो उस पर नियंत्रित करता है। कौन? अहम, सुपर ईगो। सुपर ईगो व्यक्ति को आदर्शवादी बनाता है। आदर्शवादी कब होता है व्यक्ति? जब उसके अंदर गलत चीज़ों, गलत इच्छाओं को क्या करता है? सब्लिमेशन होता है, दमन होता है। तो जाके क्या होता है? व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो काम करता है। सुपर ईगो गलत चीज़ों पर, गलत इच्छाओं पर, अवांछित इच्छाओं पर जो है क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, ईगो में निर्णय दूसरों के बारे में सोचना होता है, लेकिन उसका क्या परिणाम होगा
ठीक है। ईगो में निर्णय दूसरों के बारे में सोचना होता है, लेकिन उसका क्या परिणाम होगा ये किसी को पता नहीं होता है। समझ गए। देखिए ईगो में निर्णय जो है दूसरों के बारे में सोचना होता है कि जो है दूसरा व्यक्ति जो हम काम करेंगे दूसरे व्यक्ति को जो है कैसा इसका रिजल्ट मिलेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर दूसरा व्यक्ति इससे जो है मतलब प्रभावित होगा तो जो है सुपर ईगो कंट्रोल करता है कि नहीं ये काम नहीं करो जिससे दूसरे को हानि पहुँचे, दूसरे पर गलत हो। तो ईगो में निर्णय दूसरों के बारे में सोचना होता है, लेकिन उसका क्या परिणाम होगा इसका पता जो है ईगो वाले को नहीं रहता है। ईगो आपका सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है, बताता है कि ये चीज़ों को करिए, ठीक है। बट सुपर ईगो वो चीज़ को करने के लिए ज़्यादा प्रेरित रहता है जो व्यक्ति को आदर्शवादी बनाता हो, गलत चीज़ों से दूर भगाता है। समझ गए। तो यही कहता है कि ईगो में निर्णय दूसरे के बारे में सोचना होता है, ठीक है, लेकिन इसका क्या परिणाम होगा ये चीज़ को पता ईगो को नहीं रहता है। समझ गए। तो अब हम यहाँ पे विदा लेते हैं, वीडियो यहाँ पे समाप्त हो गया। और अगर आप सभी से ईगो, सुपर ईगो और ईदम के बारे में पूछे या फ्रायड के मन संरचना के बारे में पूछे तो आसानी से लिख दीजिएगा, ठीक है। और बाद बाकी एक बार हम इसको बता दिए यहाँ पे, तो एक बार आप लोग जाकर rmnursing.blogspot.com पर जरूर पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से और देखने से दोनों काम करिएगा तो चीज़ें याद होगा लंबे समय के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।